नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम देखेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल, समस्याग्रस्त मृदा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। कई एग्जामों में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे सेंट्रल एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, प्रॉब्लम किस वजह से आती है? कई सारे फैक्टर हैं। जैसे मैं पहले बात करूँ, एक होता है फिजिकल फैक्टर, ठीक है। फिजिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल क्या होता है? फिजिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, एक फिजिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरी आपकी आ जाती है केमिकल प्रॉब्लम, केमिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, केमिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल। तीसरा आपको मिलेगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल। और चौथा मिलेगा आपको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, ठीक है। मतलब भौतिक समस्या, मृदा की भौतिक समस्या, मृदा की भौतिक समस्या। अभी बात करेंगे भौतिक समस्या क्या है, ठीक है। मृदा की रासायनिक समस्या, मृदा की रासायनिक समस्या, ठीक। और मृदा की जैविक समस्या, जैविक समस्या। और मृदा की पोषक तत्व की समस्या। चौथा क्या है? पोषक तत्व से संबंधित समस्या मृदा की। देखो फिजिकल समस्या क्या हो सकती है, मेन जो है आपको पढ़ना है वो ये है, ठीक है। केमिकल प्रॉब्लम्स क्या है सॉइल की, ठीक है। मैं ये ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि मान लो सॉइल जो है उसमें परमिएबिलिटी बहुत कम है, लो परमिएबल सॉइल। मतलब परमिएबल का मतलब होता है उसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब या वाटर का नीचे जाने की जो है क्षमता वो बहुत कम है, पानी नीचे जा ही नहीं रहा है ना। जैसे कि हैवी क्ले सॉइल है ना, भारी जो है मृतिका है, मृदा है, भारी क्ले सॉइल है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पानी नीचे जा ही नहीं पाता है, पार्टिकल इतने पास पास में होते हैं उसमें, मतलब माइक्रोपोर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो एक समस्या है। फिर हाई परमिएबल सॉइल, मतलब कि परमिएबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि पानी जो है नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है बहुत तेज़ी से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी नीचे की तरफ चला जा रहा है, तो प्लांट को भी नहीं मिल पा रहा है, जैसे सैंडी सॉइल के अंदर। ये एक समस्या होती है, ठीक है। हैवी क्ले सॉइल की एक समस्या है। दूसरा हार्ड पेन हो जाता है, बहुत ही हार्ड सॉइल की जो सरफेस है काफ़ी हार्ड हो गई है ना, बहुत ही कठोर परत हो गई, वो एक समस्या है। तो ये फिजिकल समस्या है, ठीक है। दूसरी मैं बात करूँ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाते हैं अपने ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, सूक्ष्म जीव आ सकते हैं, प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, जैसे फ्लोरा और फोना, है ना। कुछ बेनिफिशियल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और सॉइल के अंदर कुछ हानिकारक भी होते हैं, वो एक समस्या। न्यूट्रिशनल समस्या क्या होती है? पोषक तत्वों की कमी, टॉक्सिसिटी, कमी होने की वजह से भी क्या होती है, फसलें खराब होती है, और टॉक्सिक मतलब ज़्यादा होने की वजह से भी खराब होती है। तो न्यूट्रिशन वाला पार्ट हम अलग से पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट में। और यहाँ पर आपका केमिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल, केमिकल प्रॉब्लम्स क्या होती है कि सॉइल एसिडिक है, अल्कलाइन है, सेलाइन है। तो एसिडिक है क्यों है, सेलाइन है तो क्यों है, अल्कलाइन है तो क्यों है ना, रीज़न क्या है और कैसे उनको सुधार करेंगे। तो ये मेजर पार्ट हमें डिस्कस करना है इसमें प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर, ठीक है बच्चा लोग है ना। ये अभी क्या हुआ, समस्या ये हुई कि ये जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल वाला लेक्चर है ना, ये मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि एक ही वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो ये वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, 10 बार भी करना पड़ेगा तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो हमें क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉब्लम, केमिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, ठीक है। आप लोगों से काफ़ी बात करने का भी मन करता है, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल ज़रूरी है पढ़ाई, ठीक है। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपसे बातें भी करेंगे बहुत सारी, ठीक है। मृदा की रासायनिक समस्या, रासायनिक समस्या, क्लियर है। आपका मैं ग्रुप ओपन कर देता हूँ, या मोबाइल नहीं है अभी, टाइम हो रहा है 5 साढ़े 5, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करना था ताकि आप डिस्कशन कर सको, लेकिन अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, तो केमिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? केमिकल प्रॉब्लम हो जाएगा आपका एसिडिक सॉइल, ठीक है, एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा, ठीक है। मृदा कैसी हो जाएगी? अम्लीय। फिर
एल्कलाइन सॉइल क्या हो जाएगा, एल्कलाइन मृदा। और नंबर 3 सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल मतलब लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। क्लियर है? ये 3 प्रकार की समस्याएं हैं। ये एसिडिक सॉइल मतलब ये सॉइल एसिडिक हो चुकी है, इसके कई कारण हैं। एल्कीलाइन हो गई है, कई कारण है। सेलाइन हो गई, कई कारण। हमें नॉर्मल सॉइल चाहिए क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है, कुछ क्रॉप ऐसी होती है जो एसिडिक कंडीशन, एल्कलाइन कंडीशन और सेलाइन कंडीशन में भी अच्छा प्रोडक्शन दे देती है, तो कुछ नुकसान नहीं है। तो ये एक समस्या भी है, और समस्या ही क्या होती है, समस्या को ही अवसर बनाया जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग वैसी क्रॉप लगाओ, है ना। चलिए, पर ये नुकसान क्या है, मान लो एसिडिक कंडीशन है, आप वो क्रॉप नहीं लगा सकते जिसकी वैल्यूज़ ज़्यादा है मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो हो नहीं पाएगी, आपको वही लगानी पड़ेगी जो यहाँ इस सॉइल के अंदर सूटेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसिडिक सॉइल की। एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा, ठीक है। अम्लीय मृदा की बात करते हैं। देखो, अम्लीय मृदा को समझने से पहले थोड़ा सा पीएच वाला पार्ट समझ लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। पीएच का ही तो गेम होता है सारा। पीएच जो है ये दिया किसने, पीएच ये दिया है एसपीएस सोरेनसन ने। किसने दिया? एसपीएस सोरेनसन ने। कब? 1909 में। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। कब? 1909 में। और पीएच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या मैं बोल सकता हूँ मेजर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉइल। सॉइल के अंदर हाइड्रोजन आयन को मेज़र करने के लिए, है ना, सॉइल के अंदर हाइड्रोजन आयन को मेज़र करने के लिए पीएच स्केल डेवलप की है। ये 0 से लेके 14 तक होती है ना। बीच में 7 होता है जो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इससे नीचे क्या है? एसिडिक कंडीशन। इसके ऊपर जो है बेसिक कंडीशन है, क्षारीय कंडीशन है, ठीक है, बेसिक कंडीशन है, एल्कलाइन कंडीशन है, ठीक। चलिए, अब इसमें कुछ चीज़ें और बता दूं मैं आपको कि मोस्टली जो प्लांट होते हैं या क्रॉप्स होती हैं वो किस पीएच पर होती है? वो होती है 6.5 से 7.5 पीएच पर, मोस्टली क्रॉप, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्टली जो फसलें हैं वो किस पीएच पर जो है ग्रो होती है, या कौन सा पीएच उसके लिए सूटेबल होता है ज़्यादातर फसलों के लिए, तो 6.5 से 7.5। मोस्टली न्यूट्रिएंट भी जो है, पोषक तत्व भी जो है, न्यूट्रिएंट भी जो है, जो पोषक तत्व है वो भी इसी पीएच पर होते हैं। किस पीएच पर? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 6.5 से 7.5 पीएच, इधर मैंने लिखा 5.5 से 6 पीएच, इधर मैंने लिखा 9 से ज़्यादा पीएच। तो मैं यहाँ पे कुछ तत्व बताता हूँ, जैसे N हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस होगा, पोटेशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ये जो है इस पीएच पर सूटेबल होते हैं, ये न्यूट्रिएंट इस पीएच पर होते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा आयरन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है, एल्यूमिना हो सकता है, कॉपर आ जाएगा, बोरान आ जाएगा, ये इस पीएच पर होते हैं। और 9 से ज़्यादा पीएच, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मोलिब्डेनम जो होता है वो एल्कलाइन कंडीशन का होता है, हाईली एल्कलाइन कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। तो ये पीएच से रिलेटेड कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पर देखनी थी। अब हम बात करते हैं वापस हमारे एसिड वाले कंडीशन पर, ठीक है, एसिडिक वाले कंडीशन पर आ जाते हैं। ये भी काफ़ी गर्म हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है बच्चा लोग, है ना, काफ़ी तेज़ गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है। जितनी तेज़ गर्मी पड़ेगी उतनी ही बारिश होगी। चलिए, तो एसिडिक सॉइल की मैं बात करूं तो एसिडिक सॉइल क्या होता है? अभी मैंने बोला एसिडिक सॉइल में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन से ही मैं पता चलता है कि एसिडिक है कि नहीं। दो चीज़ होता है, H+ और OH-। ये बताता है एसिडिक कंडीशन को और ये बताता है बेसिक कंडीशन को, है ना, क्षारीय कंडीशन को बताता है, ठीक है। मतलब अगर मैं डिफाइन करूँ एसिडिक सॉइल को तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ concentration of H+ ion in soil solution। जो मृदा का घोल है उसमें H+ आयन की सांद्रता की उपस्थिति को हम क्या बोल देते हैं? वो क्या दर्शाता है? एसिड सॉइल को, एसिड कंडीशन को दर्शाता है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये एसिडिक नेचर का है? तो हम देखेंगे कि क्या उसमें H+ आयन है
अगर H+ आया है मतलब वो एसिडिक नेचर का है, उसी से pH निकाला जाता है। क्लियर है? मतलब मृदा के घोल में H+ आयन की सांद्रता किसको दर्शाता है? अम्लता या अम्ल को, हाँ, या अम्लता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अम्लता को दर्शाता है। ठीक है, H+ आयन है अगर सोइल सॉल्यूशन में, उसका कंसंट्रेशन है H+ आयन का, तो वो किसको दर्शाएगा? अम्लता को दर्शाता है। ठीक है, और pH कितना? लेस देन 7 pH किसका होता है? एसिडिक का होता है। अब मैं कुछ pH स्केल की यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जैसे अल्ट्रा एसिडिक। ठीक है, अल्ट्रा एसिडिक में pH मान कितना होता है बच्चा? अल्ट्रा एसिडिक में pH मान होता है 3.5 से कम। एक्सट्रीमली एसिडिक में जो pH होता है वो 4.0 से लेके 3.5 से लेके 4.4 होगा। ठीक, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक, बहुत कठोर अम्ल। ठीक है, या एक्सट्रीमली का मतलब होता है अति कठोर, अति से भी अति। ठीक, अत्यधिक बोल सकते हो, अत्यधिक अम्ल और अति अम्ल और बहुत ही कठोर अम्ल, ये हो जाएगा 4.5 से 5.0। ठीक है, हिंदी में लिखते जाना, अत्यधिक अम्लीय, फिर यह हो जाएगा अति अम्लीय, फिर यह हो जाएगा वेरी कठोर, बहुत कठोर अम्ल, और फिर स्ट्रॉन्ग मतलब कठोर अम्ल, कठोर अम्लता, ये 5.1 से हो जाएगा 5.5। और मॉडरेटली एसिडिक मतलब मध्यम कठोर या मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिडिक, हाँ मॉडरेटली एसिडिक बोल सकता हूँ। ये कितना होगा? 5.6 से 6.0। और क्या आ जाएगा? स्लाइटली एसिडिक मतलब कम एसिडिक। ठीक है, कम एसिडिक कितना हो? 6.1 से 6.5। तो यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, निम्न में से कौन सा जो है अति अम्ली है, या निम्न में से अति अम्ली का pH कितना होता है? तो 3.5 से 4.5, तो ये पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिटी। ठीक है, अम्लता का वर्गीकरण। ठीक है, अम्लता का वर्गीकरण 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होता है एक्टिव एसिडिटी, एक होता है एक्सचेंजेबल एसिडिटी, और एक होता है रेसिडुअल एसिडिटी। मेन 2 ही है, पर तीनों को समझ लो। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? एक्टिव एसिडिटी। ठीक है, सक्रिय अम्लता। ठीक, सेकंड है एक्सचेंजेबल एसिडिटी। ठीक है, विनिमय अम्लता। और थर्ड वन है रेसिडुअल एसिडिटी, अवशिष्ट अम्लता। ठीक है, अवशिष्ट अम्लता। 3 प्रकार की अम्लता होती है, और इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या बोल देते हैं? टोटल एसिडिटी, कुल अम्लता। देखो, एक्टिव एसिडिटी का मतलब क्या है? एक्टिव एसिडिटी का मतलब होता है एसिडिटी ड्यू टू H+ आयन इन दी सोइल सॉल्यूशन। ठीक है, मृदा घोल में H+ आयन के कारण अम्लता। ठीक है, मृदा घोल में H+ आयन के कारण जो अम्लता आती है, उसको हम बोलते हैं सक्रिय
अम्लता। ठीक है, मतलब कि सोइल का सॉल्यूशन आप लेंगे, उसमें H+ आयन मेजर करेंगे तो H+ आयन के कारण जो अम्लता आ रही है, H+ आयन के कारण जो एसिडिटी आ रही है, उसको बोलेंगे हम एक्टिव एसिडिटी। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बच्चा? 1% कॉन्ट्रीब्यूशन है। याद रखना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 1% ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है एसिडिटी के लिए। दूसरा मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? विनिमय, एसिडिटी ड्यू टू एक्सचेंजेबल H+ एंड एल्यूमिनियम आयन इन सोइल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ H+ नहीं है, यहाँ पर क्या है? H+ के साथ एल्यूमिनियम आयन भी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मृदा घोल के अंदर क्या हो रहा है? विनिमय हो रहा है H+ और एल्यूमिनियम आयन का। उसके कारण जो एसिडिटी आ रही है उसको हम बोलेंगे एक्सचेंजेबल एसिडिटी। मतलब मृदा घोल में विनिमय मृदा घोल में विनिमय किसका? H+ और एल्यूमिनियम आयन के कारण अम्लता। ठीक है, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चा? 99%। याद रखना इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 99% है एसिडिटी में। एक्सचेंजेबल क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के साथ एल्यूमिनियम भी है, इसका कंट्रीब्यूशन 99% होता है, इसका परसेंट 1% होता है। तो ये मेन तो ये दोनों ही होती है, लेकिन रेसिडुअल में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एसिडिटी ड्यू टू नॉन एक्सचेंजेबल H+ और आयन इन सोइल सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि मृदा घोल में H और एल्यूमिनियम का विनिमय नहीं होने के कारण, ठीक है, मृदा घोल में H+ और Al का विनिमय नहीं होने के कारण जो अम्लता आती है उसको हम बोल देते हैं रेसिडुअल एसिडिटी। और इन तीनों को अगर जोड़ दें, ठीक है, मतलब एक्टिव एसिडिटी प्लस एक्सचेंजेबल एसिडिटी प्लस रेसिडुअल एसिडिटी, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है टोटल एसिडिटी, कुल अम्लता एसिडिटी। समझ गए? एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी, रेसिडुअल एसिडिटी, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल क्या हो जाता है? एक्टिव या कुल अम्लता यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रीजन ऑफ एसिडिटी, रीजन ऑफ सोइल एसिडिटी या रीजन ऑफ सोइल एसिडिटी। ठीक है, मृदा अम्लता के कारण, मृदा अम्लता के कारण। ठीक है, मृदा में जो अम्लता हो रही है उसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण है बच्चा हेवी रेनफॉल। क्या कारण है? हेवी रेनफॉल। ठीक है, अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा। क्यों अत्यधिक वर्षा? समझो बात को। ठीक है, यह है आपकी सॉइल। ठीक, इस सॉइल में क्या होगा? बादल से पानी गिरेगा, ये बारिश की बूंदें आई पृथ्वी पर, और आपकी सॉइल में क्या था? यहाँ पर यहाँ थे साल्ट, लवण, हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, आयरन भी है, सब होते हैं यहाँ पर सॉइल के अंदर। ठीक है, ये सारा सॉइल के अंदर होता है। अब जब बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, तो यहाँ पर ये जो साल्ट है, ठीक है, ये जो साल्ट है, ये पानी के साथ बहकर कहाँ जाता है? नीचे। ये साल्ट कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। लवण जो है ये नीचे आ जाता है। अब ये नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ ये इतना सा, क्या? आयरन बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा, एल्यूमिनियम बचेगा। और आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम जो होता है ये एसिडिटी का कारण होता है ना, अम्लता का कारण होता है। तो जब भारी बारिश होती है तो वो लवण नीचे आ जाते हैं, लीचिंग होकर, है ना, बहकर या फ्लडिंग के साथ बहकर चले जाएंगे, या फिर क्या होगा? नीचे की तरफ आ जाएंगे, परकोलेशन हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, लीचिंग हो जाएगी। जब ये लीचिंग हो जाएगी तो ऊपर बचेगा सिर्फ क्या? आयरन बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा, एल्यूमिनियम बचेगा। और हाइड्रोजन आयरन क्या करता है? एसिडिटी का कारण होता है। इस वजह से हैवी रेनफॉल होने की वजह से सोइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। समझ में आ गई बात? पहला कारण यही है। दूसरा कारण है एसिडिक पेरेंट मटेरियल।
ठीक है। एसिडिक पेरेंट मटेरियल मतलब अम्लीय प्रेरक पदार्थ, अम्लीय प्रेरक पदार्थ। अब अम्लीय प्रेरक पदार्थ का क्या मतलब है, हमने पहले पढ़ा है कि जो मान लो रॉक्स जो है, ठीक है, रॉक्स में बात करूं इग्नियस रॉक्स की, मतलब आग्नेय चट्टान की, किसकी, आग्नेय चट्टान की। इसमें एक चट्टान होती है कौन सी, एसिटिक इग्नियस रॉक्स होती है, ठीक है। अम्लीय आग्नेय चट्टान, क्या नाम है उसका, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है एसिडिक रॉक है, क्या, ग्रेनाइट। अब ये एसिडिक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी होगी वेदरिंग, ठीक है, क्या होगा, इसकी वेदरिंग, और यहाँ पर सॉइल फार्मिंग फैक्टर काम करेंगे तो इससे बनेगी सॉइल। तो ये सॉइल भी कैसी होगी बच्चा, एसिडिक होगी, ठीक है, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना। आजकल तो ऐसा नहीं है पर फिर भी, तो ये एसिडिक इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट। जब इससे जो सॉइल बनेगी वो भी क्या होगी, एसिडिक। तो एसिडिक पेरेंट मटेरियल का मतलब यही हो गया कि जो पिताजी थे वो अम्लीय थे तो बेटा भी क्या होगा, अम्लीय होगा, ये वाली कहानी है, ठीक है। तीसरा कारण जो है बच्चा लोग वो है, तीसरा कारण क्या है, एसिड फार्मिंग फर्टिलाइजर, ठीक है। अम्ल बनाने वाले उर्वरक, अम्ल बनाने वाले उर्वरक। अम्ल बनाने वाले उर्वरक कौन से हैं, एसिडिक नेचर वाले उर्वरक कौन से हैं, तो बच्चा अमोनिकल, क्या है, अमोनिकल फर्टिलाइजर। अमोनिकल फर्टिलाइजर जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर में, ये एसिडिक नेचर का होता है। अमोनियम उर्वरक, जो अमोनियम उर्वरक है ये एसिडिक नेचर को होते हैं, अम्लीय नेचर को होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, और एक होता है आपका यूरिया। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जब इन फर्टिलाइजर का आप अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपकी सोइल एसिडिक होना तय है, एसिडिक हो जाती है। क्लियर है। अब उसको वापस सुधार करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर चौथा कारण आता है एसिड रेन। चौथा कारण क्या है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, अम्लीय वर्षा जैसे मान लो H2SO4 होता है और HNO3, इनसे जो टूटकर गैस निकलती है SO2 और इससे टूटकर गैस निकलती है NO2। इन कारण से ये बारिश के साथ पानी के साथ मिल जाती है, बारिश के पानी के साथ मिल जाती है, ये जो गैसें हैं बारिश के पानी के साथ मिल जाती है और वो जो बारिश का पानी हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है, इसलिए इसको एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में SO2 और NO2 दोनों गैस होती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये दोनों गैसें जो होती है एटमॉस्फेयर में होती है जब पहली बारिश होती है, इसलिए बोलते हैं कि पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो गैसें हैं वो बारिश के साथ मिल जाती है और अम्लीय वर्षा करवाती है। इसलिए आपने देखा होगा ताजमहल जो पीला पड़ रहा है उसमें भी अम्लीय वर्षा का ही क्या रोल है, जितना भी रोल हो पर रोल है उसमें। इसलिए बोलते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहते क्योंकि वो अम्लीय जो पानी होता है वो एसिडिक वाटर होता है और जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये कारण है, जब ये पृथ्वी पर आएगा एसिडिक रेन के थ्रू एसिडिक पानी आएगा तो सोइल में क्या होगा, सोइल को भी एसिडिक कर देगा। नंबर 5 जो कारण है वो है आपका, किस कारण से और हो सकती है अम्लीय, हाँ, ऑर्गेनिक मैटर। क्या हो जाएगा, एडिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ के मिलाने से, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ के मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है और अम्ल की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो इस वजह से भी क्या हो जाती है, सोइल एसिडिक हो जाती है। क्लियर बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये अब इसके मैनेजमेंट के कारण क्या है, इसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा का प्रबंधन, ठीक है, अम्लीय मृदा का प्रबंधन। अम्लीय मृदा का प्रबंधन कैसे करेंगे, अम्लीय मृदा के प्रबंधन में आप क्या मिलाएंगे, लाइमिंग मटेरियल, ठीक है, लाइमिंग मटेरियल, ठीक है। लाइमिंग मटेरियल मतलब क्या मिलाएंगे, चूना पदार्थ, चूना पदार्थ आपको मिलाना पड़ेगा। लाइमिंग मटेरियल में क्या क्या चीज़ आ जाती है, देखो लाइमिंग मटेरियल में आप आता है आपका कैल्साइट,
क्या आता है, कैल्साइट आ जाता है, ठीक है, जिसको अपन CaCO3 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा आता है आपका क्विकलाइम, क्विकलाइम इसको कली चूना बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं, इसको बोलते हैं CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर होता है आपका हाइड्रेट ऑक्साइड, हाइड्रेट लाइम, ठीक है, ये होता है CaOH होल्डवाइस। और डोलोमाइट, क्या, डोलोमाइट, डोलोमाइट का यूज़ हम करते हैं। इसके अलावा इसमें हम यूज़ करते हैं बेसिक फर्टिलाइज़र, बेसिक फर्टिलाइज़र, क्षारीय उर्वरक। क्या यूज़ करेंगे, क्षारीय उर्वरक यूज़ करेंगे, क्योंकि अम्लीय है, क्षारीय उर्वरक यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अम्ल और क्षार मिलाएंगे तो क्षारीय उर्वरक कौन से हैं, तो आपका आ जाएगा सोडियम नाइट्रेट, मैंने पढ़ाया था सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, सीधे लिख लो आप नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। जो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है ये सारे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र में कौन कौन से बच्चा सारे आ जाएंगे, कौन से, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तीनों के तीनों जो क्या है नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है, तो वो क्षारीय नेचर के होते हैं, ठीक है, क्षारीय नेचर के होते हैं। ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सुधार हो सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें प्रेसमड यूज़ कर सकते हैं। अब बोलो प्रेसमड क्या होता है, कीच होता है, ये प्रेस कीच होता है, हिंदी में प्रेस कीच बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, शुगर इंडस्ट्री से, शुगर इंडस्ट्री से, शुगर क्रॉप में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जो चीनी कारखाने हैं वहाँ से निकलता है प्रेसमड, गन्ने से निकलता है। इसका यूज़ करते हैं हम एसिड सॉइल में रिकलमिनेशन के लिए, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चा लोग इस तरीके से इसको हम मैनेज कर सकते हैं, क्लियर है। चलो, और एसिड टॉलरेंट क्रॉप यूज़ कर सकते हैं, एसिड टॉलरेंट क्रॉप, ठीक है, अम्ल सहनशील फसलें। तो हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप, मीडियम एसिड टॉलरेंट क्रॉप और लो एसिड टॉलरेंट क्रॉप। तो हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी बच्चा, अगर हाई एसिड टॉलरेंट क्रॉप है आपकी राइस, टी, ओट, पोटैटो। क्यों, क्योंकि इनका pH लगभग 4 से 6 के आसपास है, ठीक है, 4 से 6 कम है, ये आराम से टॉलरेंट कर सकती है। इसमें आ जाएगा आपका वीट, मेज, और ये आ जाएगा। और लो में चले जाओगे तो लो में आ जाएगा आपका टोमेटो और कैरोट, गाजर, टोमेटो और कैरोट, गाजर आ जाएगा, ठीक है, टमाटर और गाजर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एसिड सॉइल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल। एल्कली मृदा या एल्कलाइन मृदा, ठीक है। चलिए, एल्कलाइन मृदा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ESP वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, ताकि इसकी डेफिनेशन आराम से समझ पाओ। एल्कली मृदा पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ESP वाला पार्ट समझ लेते हैं, क्या है उसका, ESP को क्या कहते हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बढ़ा देता हूँ। क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल, ठीक है। लवण प्रभावित, क्या यार, लवण प्रभावित मृदा का वर्गीकरण, लवण प्रभावित मृदा का वर्गीकरण। चलिए, इसको समझते हैं, लवण प्रभावित मृदा का वर्गीकरण, ये समझ लो ताकि आगे की डेफिनेशन थोड़ी इजी हो जाएगी अपने लिए। ये तो आ जाएगा आपका क्या, कैरेक्टर, फैक्टर्स आ जाएंगे। ये आपकी सेलाइन सॉइल, ये ठीक है, एल्कलाइन सॉइल, ये बस इतना ही। ठीक है, चलो सब बना लो। ये आपका हो जाएगा ऊपर प्रॉपर्टीज़, नीचे आ जाएगा आपका EC के बाद ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज,
सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ठीक है, ये बस बहुत है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे क्या आपके फैक्टर, फैक्टर मतलब कारक। यहाँ आ जाएगा ईसी, ठीक है, ईसी नहीं, यहाँ पे आप लिखो सेलाइन सॉइल या सोडिक या एल्कलाइन सॉइल, सोडिक या एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, ठीक। चलिए, यहाँ आपका फैक्टर आ जाएगा ईसी, यहाँ आ जाएगा ESP, यहाँ फैक्टर आएगा आपका pH, EC, ESP और SAR। तो इन टर्म्स को भी मैं समझा देता हूँ क्या होता है। pH तो मैंने समझा चुका हूँ, EC समझाता हूँ क्या है, समझिए। EC होता क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक, विद्युत क्या आ जाएगा, चालकता, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। मतलब इसका क्या मतलब क्या होता है, मृदा में घुलनशील कुल लवण की मात्रा, कुल लवण की मात्रा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ साल्ट इन दी सोल्यूबल सॉइल, ठीक है। यह मतलब मृदा में घुलनशील कुल लवण की मात्रा को क्या कह देते हैं, मृदा में मौजूद लवण की कुल मात्रा को क्या कह देते हैं, इसी कहते हैं, ठीक है। मृदा में मौजूद, मृदा में उपस्थित कुल लवण की मात्रा, मतलब जितना साल्ट सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, कुल साल्ट जितना भी टोटल साल्ट अवेलेबल है, प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, उसको हम ईसी बोलते हैं, ठीक है। इसको मेजर करते हैं DS पर मीटर या मीटर मोहस पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी यूनिट है ईसी। मतलब मृदा के अंदर जितना भी लवण है, टोटल लवण, उसको हम ईसी बोलते हैं, इसी से मेजर करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सॉइल के अंदर जितना भी साल्ट अवेलेबल है वो इसी से निकाला जाता है, ठीक। दूसरा होता है ESP, मतलब ये हो जाएगा आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है। विनिमय सोडियम प्रतिशत, ठीक है, विनिमय सोडियम प्रतिशत, विनिमय सोडियम प्रतिशत इसको बोलते हैं। बच्चा ये क्या होता है एक्सचेंजेबल सोडियम प्रतिशत, ये होता है मृदा के विलयन में मिट्टी द्वारा सोखे गए सोडियम की मात्रा, ठीक है, मृदा के घोल में, ठीक है, मृदा के घोल में मिट्टी द्वारा या मृदा द्वारा सोखे गए सोडियम की मात्रा, सोडियम की मात्रा को एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बोलते हैं। मतलब सॉइल के द्वारा, मतलब सॉइल मृदा क्या था है, सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन में सॉइल के द्वारा जो सोडियम एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और SAR क्या होता है, SAR का फार्मूला याद कर लो बस, Na/में कैल्शियम 2+ अच्छे से लिखो यार, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ठीक है। SAR मतलब सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये होता है सोडियम +में कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ में 2। ये फार्मूला कई बार पूछ लेते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का। समझ के बाद अब आ जाते हैं अपनी टेबल पे, ठीक है। कहाँ आ जाते हैं, अपनी टेबल पे वापस हम आ जाते हैं। pH, सेलाइन सॉइल का pH की बात करूँ तो इसका 8.5 से कम होता है, इसका 8.5 से लेके 10 pH होता है, 8.5 से 10 मतलब हम ग्रेटर देन 8 बोल सकते हैं, और इसका ग्रेटर देन 8.5 होता है, क्लियर है, इसका ग्रेटर देन 8.5 होता है। इसी की बात करें तो इसकी ग्रेटर देन 4 इसी होता है, इसका लेस देन 4 होता है, इसका वापस ग्रेटर देन 4 इसी होता है, क्लियर है, ग्रेटर देन 4 इसी इसका होता है।
फिर ESP की बात करें तो लेस देन 15, मोर देन 15 और मोर देन 15 क्या होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है। SAR की बात करो तो लेस देन 13, मोर देन 13 और मोर देन 13। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको अपन ग्रेटर देन 8.5 भी लिख देते हैं, ठीक है, पर होता है 8.5 से लेकर 10 के आसपास ये। अब यहीं से क्या बनती है, डेफिनेशन बन जाती है किसकी, एल्कलाइन सॉइल की और सेलाइन सॉइल की। चलिए बात करते हैं एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल, अल्कली मृदा। तो अल्कली मृदा का डेफिनेशंस क्या हो जाएगा, अल्कली मृदा किसे कहेंगे, तो ऐसी मृदा जिसमें ईसी जो है, एल्कलाइन सॉइल की ईसी क्या होती है, एल्कलाइन सॉइल की जो ईसी होती है वो 4 से कम होती है, पीएच 8.8 से 8.5 से लेकर 10 होता है, और जो ESP होती है वो 15 से ज़्यादा होती है, और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो भी 15 से ज़्यादा होता है। इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। मतलब ये क्या है, इसकी ईसी क्या होती है, एल्कलाइन सॉइल की 4 से कम, ESP क्या होता है, ESP जो होता है 15 से ज़्यादा, पीएच कितना होता है इसमें 8.5 से लेके 10, और साल्ट कंसंट्रेशन, ये SAR जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होता है, वो होता है 13 से ज़्यादा, और इसमें साल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है, साल्ट कंसंट्रेशन होता है लेस देन 0.1%। इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल। अब एल्कलाइन सॉइल जो है इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ एल्कलाइन सॉइल, मैनेजमेंट ऑफ एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल का प्रबंधन, एल्कलाइन मृदा का प्रबंधन, ठीक, कैसे करेंगे, तो इसमें यूज़ करते हैं जिप्सम। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जिप्सम यूज़ करते हैं 8 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से। क्या यूज़ करते हैं, जिप्सम, ठीक, और इसमें यूज़ करते हैं आयरन पायराइट, क्या, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट यूज़ करते हैं। तीसरा इसमें आयरन सल्फेट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और सल्फ़र भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सल्फ़र के अलावा इसमें मोलासस, मोलासस भी यूज़ करते हैं। मोलासस, मोलासस क्या होता है, ये शुगर केन से मिलता है हमें, ठीक है, शुगर केन से मिलता है, इसका यूज़ करते हैं। फिर इसमें जो है क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एंड DAP इंस्टेड ऑफ यूरिया। यहाँ पर यूरिया की जगह हमें, यूरिया की जगह क्या यूज़ करना है, DAP और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, चलिए। और इसमें एक और है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप यूज़ करते हैं, ग्रीन मैन्योर क्रॉप, कौन सी, ढेचा, ढेचा एल्कलाइन सॉइल के लिए बेस्ट होती है, ये हमने पढ़ा भी है ना, मैन्योर में पढ़ा है कि एल्कलाइन सॉइल के लिए बेस्ट होती है कौन से, ढेचा क्रॉप, सस्बेनिया वाली। तो जिप्सम से किसको करते हैं, आयरन पायराइट्स, आयरन सल्फेट, सल्फर, मोलासेस जो हमें शुगर केन से मिलता है ना, शुगर केन का बाई प्रोडक्ट होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और DAP, इसका इस्तेमाल करेंगे यूरिया की जगह, यूरिया नहीं देंगे एल्कलाइन सॉइल में, ठीक है। ये एल्कलाइन सॉइल की काम खत्म। सेलाइन सॉइल, सेलाइन सॉइल, ठीक, लवणी मृदा, लवणी मृदा, देखो लवणी मृदा को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोलन चाक प्लस वाइट एल्कलाई, इसको बोलते हैं सोलन चाक भी बोलते हैं, सोलन चाक और सफ़ेद अल्कली, ठीक है, सफ़ेद अल्कली अल्कलाइन, सफ़ेद एल्कलाइन, सफ़ेद एल्कलाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न समझो, इसका रीज़न समझो, इसको क्यों बोला जाता है। इसको बच्चा याद रखना, इसको रेह और थर भी बोला जाता है, रे और थर्ब भी इसको बोला जाता है। क्लियर है,
ये जनरली कहाँ मिलेगी, ये लवणीय मृदा कहाँ मिलती है, कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जहाँ बारिश नहीं होती, सेमी एरिड रीजन, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल कितनी है 55 सेंटीमीटर। जो एनुअल रेनफॉल होती है, बारिश होती है 55% से भी कम होती है। मतलब ये सामान्यतः शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में मिलती है। कौन सी, लवणीय मृदा। क्लियर है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो सेलाइन सोल है, इसमें जो पीएच होता है वो 8 से 8.5 से कम, ईसी होती है 4 से ज़्यादा, और ईएसपी होता है ये 15 से ज़्यादा, 15 से कम। ईएसपी इसमें कितना होता है, 15 से कम, और एसएआर जो होता है वो भी क्या होता है, 13 से कम। ठीक है, इसको हम लवणीय मृदा बोलते हैं। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ सेलाइन सोइल, लवणीय मृदा का प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, फ्रीक्वेंटली इरिगेशन, क्या करो, बार बार सिंचाई दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेलाइन सॉइल मतलब साल्ट इकट्ठा हो गया। दूसरा है इसमें फ्लडिंग करो, फ्लडिंग और इरिगेशन। क्यों, क्योंकि जो क्या होगा, जो साल्ट है वो क्या हो जाएगा, इससे लीच डाउन हो जाएगा। ठीक है, साल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, लीच डाउन हो जाएगा। साल्ट जो है, लवण जो है नीचे की तरफ बहकर चले जाएंगे, या तो बहकर चले जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। तीसरा इसमें फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करेंगे, FIM है ना, फार्म यार्ड यूज़ इसके अंदर करते हैं। चलिए, और साल्ट टॉलरेंट क्रॉप यूज़ करते हैं, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप यूज़ करते हैं। साल्ट टॉलरेंट क्रॉप में बता दूं, लो साल्ट टॉलरेंट, ठीक है, मीडियम साल्ट टॉलरेंट और हाई साल्ट टॉलरेंट। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाई साल्ट टॉलरेंट में आपका आ जाता है बार्ले, ठीक है, शुगर बीट और कॉटन। ठीक, मीडियम में आ जाएगा आपका व्हीट, बाजरा, मेज, ठीक है, बाकी और नोट से मिल जाएगा। लो साल्ट टॉलरेंट में क्या आ जाएगा, लो साल्ट टॉलरेंट में आपका आ जाएगा, ठीक है, पल्सेस जनरली आपको मिलेगी यहाँ पर, मूंग, पी, ग्राम, इस तरह की पल्सेस। एप्पल भी आ जाएगा। ठीक है, ये लो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, और नोट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए, मूंग, पी, ग्राम, एप्पल, व्हीट, बाजरा, मेज, बार्ले, शुगर और ये, ठीक है, लो साल्ट टॉलरेंट, मीडियम साल्ट टॉलरेंट और हाई साल्ट टॉलरेंट। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। वो क्या है, वो है आपका, बंद कर दो अभी, एल्कलाइन सोइल इन इंडिया, एल्कलाइन सोइल इन इंडिया। ठीक है, तो एल्कलाइन सोइल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये हमें देखना है। एल्कलाइन सोइल जो है सबसे ज़्यादा आपकी यूपी के बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र, ये याद रखना है। ठीक है, एल्कलाइन सोइल सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर गुजरात में और फिर महाराष्ट्र में। साल्ट अफेक्टेड सोइल इन इंडिया, साल्ट अफेक्टेड सोइल इन इंडिया, साल्ट अफेक्टेड सोइल बच्चा सबसे ज़्यादा जो है गुजरात, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र। ठीक है, कोस्टल सोइल इन इंडिया, कोस्टल सोइल इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कोस्टल सोइल इंडिया जो है बच्चा गुजरात, वेस्ट बंगाल और आपका उड़ीसा, ये कोस्टल सोइल। और जो आपका आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में टोटल प्रॉब्लमेटिक सोइल, टोटल प्रॉब्लमेटिक सोइल इन इंडिया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सोइल कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा आपका, इसमें गुजरात फर्स्ट नंबर पर है, फिर यूपी है, देन महाराष्ट्र है। ठीक है, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र, ये डाटा आपसे पूछा जाता है। एसिडिक सोइल की बात करें, एसिडिक सोइल
परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरला में। और एरिया वाइज देखोगे तो एरिया वाइज आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में एसिडिक सॉइल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एरिया देखो आप, कितनी रेनफॉल होती है, बाढ़ आती है वहाँ पर भयंकर तरीके से। तो एरिया वाइज वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज केरला में ज़्यादा है एसिडिक सॉइल। क्लियर है बच्चा लोग? ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल मैंने पूरी बात की। एल्कलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ है? सैलोपोरेट कहाँ पर है? कोस्टल सॉइल कहाँ पर है? और टोटल प्रॉब्लमेटिक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? और एसिडिक सॉइल कहाँ पर है? ठीक है। एक होता है कैलकेरियस सॉइल, कैलकेरियस सॉइल। इसमें जो ईसी होती है वो होती है 1.74 ds पर मीटर। पीएच जो इसका होता है इसका ज़्यादा होता है। ठीक है। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं किसकी जगह पर? इंस्टेड ऑफ जिप्सम। ठीक है। सुधार के लिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं जिप्सम की जगह पर। क्लियर है? ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल वाला पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। इसमें सारी चीज़ हमने डिस्कस की, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और बाकी और भी चीज़ें हैं वो नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी, है ना? कौन सी साल्ट अफेक्टेड है, एसिड टॉलरेंट को, सारी नोट्स के अंदर है। तो अब हमारा जो लास्ट लेक्चर है कह सकते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट का, वो भी मैं आज ही करवाने की कोशिश करता हूँ। एम इवन करवा ही दूंगा, रात के 10 बजे तक तो हो ही जाएगा। ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।